बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स used in एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? देखो जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिक भी, यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में बात करी ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास चार्ज है और मास है ना। अगर मास है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें इस पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, मैं आई एम अज्यूमिंग कि तुमने अभी तक ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, वो ग्रेविटेशन शायद आएगा तुम्हारा जून जुलाई में भी, अगस्त के टाइम पे आए शायद। तो ग्रेविटेशन इज समथिंग विच आर गोइंग टू रीड इन योर फिजिक्स, लेकिन 8th 9th में भी तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी उस वक्त ही पढ़ा था पहले, सबसे पहली बार। तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको हम यूज करेंगे, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास की वजह से होता है, लेकिन चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड या फोर्स होता है? तो चार्ज की वजह से होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये तुम्हारा 12th में आएगा, हालांकि हो सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत तुमने पहले पढ़ा हुआ हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी, यहाँ पे लाइक चार्जेस भी है, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस भी है ना। तो इनके बीच में फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो भी कुछ होगा वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्योंकि चार्ज हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो चार्ज के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और व्हाट एल्स इज देयर, ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ टाइप की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चार्ज। ठीक है जी, चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू एनी। ये कुछ ध्यान आ रहा है? कल जब मैंने मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करवाया था तो उसमें मैंने Q इक्वल्स टू एनी करवाया था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। Q इक्वल्स टू एनी। तो Q इक्वल्स टू एनी में क्या सीन है? देखो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज E। तो अगर तुम्हें उससे ज्यादा चार्ज चाहिए तो तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 1.5 E कर दो या 3.2 E कर दो। व्हाट यू विल हैव टू डू, E बेसिकली एक पार्टिकल की वजह से है, तो तुम्हें एक दूसरा पार्टिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2E आएगा। सेम पार्टिकल ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10E चाहिए तो तुम्हें 10 पार्टिकल ऐड करने पड़ेंगे, है ना। 100E चाहिए तो 100 पार्टिकल्स ऐड करने पड़ेंगे, उस टाइप के। क्लियर होगी बात? वो 100 पार्टिकल्स होंगे किसी बड़े पार्टिकल में, तब जाके उसके ऊपर 100E चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? ओके, सो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर हो, वो हमेशा इस छोटे से जो E लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इस तरीके से समझो क्वांटाइजेशन को कि तुम सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम पहली सीढ़ी पे ऐसे पाँव रखते हो, फिर दूसरा पाँव कहाँ रखते हो? सेकंड वाली सीढ़ी पे ना। 1.5 सीढ़ी तो कुछ नहीं होता, या 1/3 वो 1.25 सीढ़ी तो कुछ नहीं होता कि वहां बीच में पाँव रखा और दूसरी वाले पे चढ़ गए, ऐसा तो नहीं होता। सो यू हैव टू, अगर हम देखें कि उसकी जो हाइट है, सीढ़ियों की हाइट, वो फिक्स है। तो अगर तुम एक बारी में डिस्टेंस हाइट ऊंचा हो गया, लाइक द हाइट दैट यू आर गोइंग टू गो अप बाय, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ दैट स्टेप। उससे कम हाइट पे तुम जा ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? अगर तुमको थर्ड वाली में जाना है तो तुमको 3 स्टेप पार करने पड़ेंगे, तुमको 4 वाली में जाना है तो तुमको 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं सर चौथी सीढ़ी पे सबसे पहली बारी में भी हम पाँव रख सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी पैंटें फट जाती है। ठीक है, now so this is the charge is quantized. This is the information about quantization of charge. Second thing is कि चार्ज का, अगर मैं कहता हूं चार्ज 2 टाइप के हैं, 2 types of charges, 2 types of charges, 2 types of charges, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे है। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बोला, ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं, चलो ठीक है, इसको एग्जांपल समझाते हैं। इसमें लिखता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इसका चार्ज है और इसका चार्ज है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो क्या ये दोनों ये चार्ज इस चार्ज से बड़ा है? नहीं है। क्यों? इनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है। बस ये ध्यान रखना है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, नेचर डिफरेंट था इनका, ऑपोजिंग सा नेचर था, तो हमने इनको डेजिग्नेट कर दिया कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। हम इनको काला बुरा भी कह सकते थे, ठीक है, हम इनको नॉर्थ साउथ भी कह सकते थे, हम इनको अप डाउन भी कह सकते थे, है ना। तो ये हमारे हाथ में था कि हम इनको कौन सा नाम देते। ठीक है, सिर्फ
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, उससे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो जैसे हम काला बुरा कह सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हैं, वैसे हम काला बुरा भी इनको कह सकते थे या कुछ और डेजिग्नेशन दे सकते थे। गॉट इट? सो दीज टू चार्जेस आर इक्वल बट दे हैव डिफरेंट नेचर। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो चार्ज। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हुआ? ये तो ऐसा है कि ये चार्जेस क्योंकि ऑपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए लिखा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, और क्या थी बात? ठीक, तीसरा है कि दीज आर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक शायद स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं हुआ है। स्केलर क्वांटिटी लिख देते हैं, ठीक है। स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं हुआ होगा शायद। यूं समझ लो, किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी है मैटर की, या कोई भी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है और डायरेक्शन हो सकता है। अगर वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हुई तो वो वेक्टर कहलाएगी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है तो वो स्केलर कहलाएगी। चार्ज का वेक्टर से या डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चार्ज अगर 1 कूलम का मेरे पास चार्ज है तो यहां रखा हो, यहां रखा हो या ब्रह्मांड के किसी और कोने में रखा होगा, उसका बिहेवियर सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन इज चार्ज इज हायर मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक जो चौथी प्रॉपर्टी है तुमने ऑलरेडी देखी हुई है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें चार्ज की जाननी बहुत जरूरी है। अब इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जैसे मैंने बताया, ग्रेविटी की वजह से चीजें, मास होने की, ग्रेविटी क्या है? मास होने की वजह से दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चार्ज है, लेट्स से Q1 है ये और ये Q2 है, ये दो चार्जेस हैं। अब हमें नहीं पता इनका नेचर कैसा है। अभी ये समझो कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में फोर्स डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। इनके बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गॉट इट? वो फोर्स अगर ये दोनों का नेचर डिफरेंट हुआ तो वो क्या होंगे? अट्रैक्टिव। ठीक है जी। और अगर इन दोनों का नेचर सेम हुआ, दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तो इन पे फोर्स ऐसे इधर उधर एक्ट करेगा। जब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी Q1 Q2 को जोड़ते हुए, और मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में दिखाया, या तो मतलब इस लाइन के अलोंग ही तो दिखाया ना, या तो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन कनेक्टिंग, अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट चार्जेस। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है, उसी के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो या तो एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहा है या एक दूसरे से दूर एक्ट कर रहा है। तो इसमें दो चीजें लिख लो। देखो इसमें when two charges are placed at a distance r from each other, they experience an electrostatic force which is equal to k q1 और q2 upon r square। ठीक है, k क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक, ये चीज लिख लो। और दूसरा चीज लिखो कि the force, electrostatic force will act along the straight line connecting the two point charges। Got it? ये दो चीजें लिख लो। और जो दूसरा पॉइंट लिखा है ना, उसमें एक ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स। दैट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स। हो सकता है कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा दिखाई दे तो तुम्हें ये समझ में ना आए कि ये सेंट्रल फोर्स क्या है। तो सेंट्रल फोर्स सिर्फ वो वाले फोर्सेस होते हैं जो कि उस लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, जो दो बॉडीज को जोड़ती हो। ठीक है जी, वो फोर्सेस जो दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगे, या तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे। गॉट दिस? ठीक है। अब यहां पर k की जो मैं बात कर रहा हूं, k comes out to be equal to 1/4 pi epsilon naught। epsilon naught क्या है ये अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो बस कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें जानने की जरूरत है, which is 9 into 10 raised to minus
सॉरी माइनस 9 पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसमें ये तो किसमें है, एमकेएस पता है ना, मैंने बताया था, मीटर केजी सेकेंड, ये वाला जो सिस्टम है इसको हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ये एसआई यूनिट्स में अगर होगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर सीजीएस में हुआ तो ये कम्स आउट टू इक्वल टू 1, ये आ जाएगा न्यूटन स्ट्रेंज, आई एम नॉट गेटिंग दी, ठीक है। अभी इसकी यूनिट्स भूल जाओ, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इतना ध्यान रखो। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे हमने दो चीज जानी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच में, जो दो चार्जेस है, चाहे वो लाइक हो चाहे लाइक हो, उसके बीच में एक्ट करेगा और उनको कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी उसके अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कैसे पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा कि भाई या तो अगर वो लाइक हुए एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक होते एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इसमें ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लो कि Q1 Q2 जितने ज्यादा बड़े होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, और R जितना छोटा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ये लिख लेना। इसको तुम इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि एटम्स जो हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उनके बीच के जो डिस्टेंसेस भी होते हैं दे आर आल्सो वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल, ठीक है, प्लेज अ वेरी बिग रोल। अब इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ चीजें याद होंगी। ऐसा होता है एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यही हमें सिखाया गया है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिक लेवल पे इतनी ही है कि किसी अपने पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर तुम्हारे पास इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है दूसरा, लेट्स से इनके बीच में 1 मीटर का गैप है, मैं इसको फिक्स कर दिया है, ये नहीं मूव कर सकता, सिर्फ वही मूव कर सकता है, ठीक है। या यूं कह लो कि इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, विच इज लाइक दिस। अगर मैं ये जो चार्ज मूव कर सकता है इसको छोड़ दूं, व्हाट विल हैपन, इट विल स्ट्रेट अवे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी तो इसके मैंने इसको कुछ कोई एनर्जी नहीं दी, मैंने बस ऐसे छोड़ दिया इसको, आई डिड नॉट गिव इट एनी एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी मूव कर गया। तो होता क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में देयर वाज सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एज सून एज आई लेफ्ट इट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। गॉट इट? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, द वर्क डन इन सेपरेटिंग टू अनलाइक चार्जेस और ब्रिंगिंग टुगेदर टू लाइक चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तुम जाओगे ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी, वहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट बताते हैं, उसमें मतलब पूरा का पूरा डेफिनेशन होती है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाते हैं और फिर डेफिनेशन बताते हैं। जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। तो ये दो चार्जेस को, भाई कहीं से तो मैं इस चार्ज को लेके आया हूँ ना इसके पास, जो मैं इसको लेके आया तो कुछ वर्क किया होगा मैंने, या जिसने भी जो भी इसको लेके आया उसने वर्क तो किया होगा। दैट वर्क विच वॉज डन इन ब्रिंगिंग इट हियर गॉट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। गॉट दिस? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं इस तरीके से, दिस चार्ज सिस्टम, कोई डेरिवेशंस नहीं दे रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम इज दिस, अगेन के तो तुम देख ही चुके हो क्या है, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हायर द क्यू जितना ज्यादा होगा, अच्छा इसमें ठीक है, क्यू जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और आर जितना कम होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव लिया था, है ना, यहाँ पे लाइक चार्जेस लिए थे। अगर मान लो मैं इसके अनलाइक चार्जेस ले लूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव आती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फंडा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हालांकि ये एकदम से नहीं बैठेगी बिकॉज इसका कोई लॉजिकल एक प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस चैप्टर में ये पढ़नी है। तो तुमको ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा अभी, तो इसको फॉर द टाइम भी जितना समझा रहा हूं उतना ही समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जब इनका यूज आएगा एटलीस्ट तब तुम इनको यूज कर पाओगे, ठीक है। और एक समय आएगा तुम्हारे 11th-12th के दौरान जब तुमको इनको समझना पड़ेगा, तो वहां पे समझ लेना, अभी इसको इतना छोड़ो, ठीक है जी। ये तुम्हारा। अच्छा अब एक और चीज कहलाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें ये समझो कि अगर मैं इस चार्ज को Q रख दूं और इस चार्ज को मैं 1 रख दूं, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी? अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू दिस,
ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, गॉट इट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज लिखना मेरे दिमाग से में अभी जस्ट आई है, दैट पोटेंशियल जब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी तो हुई, तो वो उसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है जी। यहां समझे मैं K लिख रहा हूं, K का मतलब ही 1/4πε0। तो ये V इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस 1 की जगह कुछ Q डैश ले आऊं, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K Q डैश अपॉन आर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे, तो क्या लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q डैश इंटू V, है ना, इस K Q अपॉन आर को मैं V लिख सकता हूं ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, या पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। Q इंटू वो जो भी चार्ज है जो कि इस पोटेंशियल में रखा हुआ है, उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आर बी क्लियर अबाउट दिस, कूल, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसको कहते हैं वोल्ट, ठीक है। कई बार तुमने वोल्टेज के बारे में सुना होगा, दिन में बोलते हैं ना वोल्टेज कितनी आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है या पोटेंशियल ही होता है, जिसको हम एक दूसरे नाम से बोल रहे हैं वोल्टेज, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज इट, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू डैश इनटू वी बोला, ठीक है, जिसको अगर मैं यूनिट के टर्म्स में बोलूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और वोल्ट की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो कूलम इनटू वोल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जूल। तो कहीं पे अगर कूलम वोल्ट को मैं जूल लिख दूं तो सरप्राइज मत होना, ठीक है। ओके, सो दीज आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से ये चीजें किस तरीके से डील हो रही है। अच्छा, अब कुछ एक आधा एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा निपटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे -1 कूलम चार्ज रखा है मैंने, ठीक। और यहाँ पे इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखो, इसको जो है 1 वोल्ट लिखा होता है, इसको दर्शाने का मतलब क्या है, 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करता हूं ना, तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी, ठीक है। सेम वे पोटेंशियल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो अगर मान लो मैं इसको 0 मानता हूं, 0 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, तो इससे एक ज्यादा पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको 1 कह सकते हैं। मान लो, क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना, हम नहीं कह सकते कि इसकी एब्सोल्यूट कितनी है। मान लो मैंने इसको 0 मान लिया, तो ये क्या है, ये कम होगी ना इससे, ये वाले का पोटेंशियल कम होगा इससे बाय 1 वोल्ट। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको 1 कह सकते हैं, अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो इसको -1 कहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको मुझे -1 वोल्ट कहना पड़ेगा। आर बी क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, क्योंकि इससे जो निकल के आएगा वो एक चीज है जो बहुत यूज होगी इस चैप्टर में, या इनफैक्ट आगे भी। 0 वोल्ट -1 वोल्ट, ये समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, 0 माइनस -1 कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, आगे। अगर ये 1 होता है, ये 0 होता है, 1 - 0 कितना होता है, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इस बिल्कुल इस प्लेट के पास में है नेगेटिव चार्ज, किसी तरीके से हमने होल्ड करके रखा हुआ है इसको, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी PE। लेट्स से कि ये पॉइंट A है, तो PE एट A विल बी इक्वल टू -1 कूलम इंटू -1 वोल्ट। ये कितना आएगा, 1 कूलम वोल्ट, ठीक है जी। या 1 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आया ना भाई, कूलम वोल्ट को मैंने अभी बताया था इक्वल टू जूल होता है। मान लो मैंने इसे छोड़ दिया, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव प्लेट के पास है, तो बहुत भयंकर तगड़ा रिपल्शन होगा इनके बीच में। तो जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, ये एकदम दुम दबा के भाग जाएगा, -1। नेगेटिव है तो सीधे शूट करेगा इस डायरेक्शन में, और लेट्स से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जब पहुंचता है, तब लेट्स से ये पॉइंट B है, तब हमने इस -1 कूलम चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करी। देखो, ये 1 वोल्ट पूरा मूव कर चुका है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी आ गई होगी, ये यूं समझो, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने छोड़ा, ये भागा, जैसे ही भागा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 है, 0 वोल्ट इंटू 1C कितना हो गया, 0। तो 0 इसकी यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1 जूल, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू 0 है।
अगर तुम यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब 1 जूल हो चुकी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो चुकी है, क्योंकि 0 इंटू 1 -1 वोल्ट -1 कूलम्स इक्वल टू 0, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 से 0 हो गई है तो ये सारी की एनर्जी कहाँ गई? दैट पोटेंशियल एनर्जी गॉट चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है जी। लेट्स से यही चीज मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए करूं, लेट्स से यही सेम चीज मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए करूं, यहां पे क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दिस मैं कह सकता हूं यहां पे -e चार्ज है इसका। ठीक है, तो यहां पर जब ये पहुंचेगा तो -e चार्ज होगा। आर वी क्लियर? इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी होगी Pe इक्वल टू E इंटू चार्ज है ना E, अभी मैं E को ऐसे रहने देता हूं, E इंटू V 1 वोल्ट, तो मैं कह सकता हूं ये 1 eV के इक्वल है, आया ना? फॉर द टाइम मैं एक नई यूनिट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जूल इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर दीज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना? तो हमें बहुत छोटी यूनिट वहां पे चाहिए। ये आ जाएगा, आया ना? ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए है। अच्छा, अगेन सेम चीज होगी, यहाँ पे 0 थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी? अब इस केस में यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एनर्जी कितनी जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितनी जाएगी? 0। तो सेम थिंग विल हैपन। तो तुम देखोगे व्हेन, इस बात को लिख लेना, व्हेन a charge is passed through or accelerated through a potential difference, its energy, its kinetic energy comes out to be equal to Ke equal to चार्ज क्या है? Q है। मतलब अगर यहाँ पे चार्ज हमने E लिया तो चार्ज Q लेंगे तो Q आएगा, इंटू यहाँ पे तो हमने 1 वोल्ट दिया, लेट्स से वहां पे V वोल्ट्स थे, Q इंटू V। ठीक है, तो QV विल बी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। इस केस में Q इक्वल्स टू E है और V इक्वल्स टू 1 है, 1 वोल्ट है छोटू से, तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल बी इक्वल टू 1 eV। ठीक है, सिंस ऐसे लिख लेना, सिंस Q इज इक्वल्स टू E एंड V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसको जो हम अभी तक एनर्जी की यूनिट जानते हैं उससे कैसे रिलेट करेंगे? तो रिलेट करने का तरीका क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं उसको? 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इंटू 1 वोल्ट, यही तो आएगा। अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल। तो इसको लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। तो ये इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर हो गया। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी that an electron acquires when it is accelerated through 1 volt potential difference, 1 volt potential difference। ठीक है जी, गॉट दिस? तो ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सब चीज आ गई। अब इसका यूज कैसे होता है? जैसे मान लो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूँ तो इसकी एनर्जी तो इतनी हो गई, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1.6 सॉरी 1 स्पेशल लिख रहा हूँ, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। या अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता हूँ, ये कभी देखने को मिलेगी एनर्जी, तो क्या आएगा? 10⁻6 मेगा मतलब 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। या फिर अगर मैं कहता हूँ 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से ये एनर्जीज डिफाइन हुई है। ठीक, ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर इसमें मैं कहता हूं तुमको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को तुमने एग्जैक्टली इस तरीके से ही एक्सेलरेट कर दिया तो कितनी एनर्जी होगी? अगर 1 मोल की बात करूं तो वहां पे Q क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, तो मैंने क्या बताया था, Q चार्ज को तुम V वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दो तो द एनर्जी विल बी हाउ मच? Q इंटू V। Q यहाँ पे क्या है? 1 Q इक्वल टू यहाँ पे क्या है? Na। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, Q इक्वल टू Na इंटू E, आया ना? अच्छा, V इक्वल टू कितना है? 1 वोल्ट। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एक्सेलरेशन थ्रू 1 वोल्ट। ठीक है, कितनी आएगी? Na इंटू E इंटू 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया ना? Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर तुम इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कितना आएगा ये?
एन है मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू माइनस 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 02 हटा दो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स, सॉरी कूलम्स जूल्स। ठीक है, तो ये इफ यू डू इट ये क्या आएगा 196.35 किलो जूल। ये समझ लो पहले आता है वो 9.365635 इंटू 10 रेज टू 4 जूल्स, जिसको हम लिख लेते हैं 96.35 किलो जूल, जिसको लोग कभी कभी सिर्फ 96 किलो जूल भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? तो सिंपल सी चीज है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डिफाइन कैसे किया है, वो हमें समझ में आ गया। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कितने के इक्वल, मतलब अगर हम उसे जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हमें समझ में आ गया। अगर हम उसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको किलो जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी दैट केम आउट टू बी इक्वल टू दिस मेनी किलो जूल्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.35 किलो जूल, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 46.35 सॉरी 46 नहीं 96 है 96.35 किलो जूल पर मोल। तो ये एक और यूनिट होगी, जो बॉक्स में लिख रहा हूँ याद रखना है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.35 किलो जूल पर मोल। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास? डू वी हैव अ क्वेश्चन? एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके। तो मान लो मैंने एक 4e चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू कितना 4e चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू लेट्स से 100 वोल्ट। अगर मैंने एक 4e चार्ज वाले पार्टिकल को 100 वोल्ट से पास कराया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, पहला है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? तो सिंपल है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया था Q इंटू वी। तुम कह रहे हो सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था, लेकिन एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर वाइल गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, Q कितना है भाई इसका 4e का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, डजंट मैटर, ये हो गया इनटू वी कितना है यहाँ पे 100 वोल्ट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये आए ना? क्लियर होगी? अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब जूल में कन्वर्ट क्या करूंगा, 400 जूल में काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 400 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल्स, है ना? सिंपल इनफ। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मोल पर केजी में, सॉरी मोल पर मोल किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, 400 इंटू दिस मच कर दोगे। ठीक, क्लियर होगी? तो थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाले में क्या होगा, इन किलो जूल पर मोल, ये क्या आएगा 400 इंटू 96.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, सो एक दो चीजें और है, वो ये है कि अगर मान लो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है और तुम्हें चार्ज पता है तो तुम वोल्टेज निकाल सकते हो कि नहीं? और यहाँ अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है और तुम्हें वोल्टेज पता है तो तुम चार्ज निकाल सकते हो। तो मान लो तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है और तुम्हारा चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वोल्टेज कितनी रहेगी? V विल बी इक्वल टू 25, है ना? या अगर मैं कहता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो क्वेश्चन बना के चाहे लिख लेना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पार्टिकल की एनर्जी है, उसका चार्ज है, चार्ज हमें पता नहीं Q है, और उसको जो हमने एक्सेलरेट किया था वो 20 वोल्ट के थ्रू किया था, तो 20 वोल्ट के थ्रू किया था तो Q इक्वल टू क्या होगा 100/20 इक्वल टू 5e के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर तुम देखोगे कि E इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज अ यूनिट काइंड ऑफ फॉर चार्ज के एक यूनिट के जैसा यूज होता है। गॉट दिस? ये सिंपल था भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद बारे में बात करते हैं हम डिस्टेंसेस की और थोड़ा सा फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्सेस की। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। देखो भाई, डिस्टेंसेस जो इसमें आते हैं, दोस डिस्टेंसेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, वो डिस्टेंसेस जो होते हैं वो आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर, या 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर, 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर, 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर्स, या कभी कभी 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स है। याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि ये कितना होता है, ये 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, ये 1 पिकोमीटर के इक्वल होता है, ये 1 फर्मी के इक्वल होता है,
ठीक है, और ये कितना होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान होने चाहिए दैट दिस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर्स, सिंपल इनफ, 10⁻10 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ही छोटे डिस्टेंस है ना, बहुत ही छोटा साइज है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो ये सारे के सारे वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वैसे तो सारे हैं, तो इनके बीच में 2-4 कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर मैं इसकी अर्थ की बात करूँ या यूं समझ लो वेवलेंथ की बात की, वेवलेंथ उसने बोला 400 नैनोमीटर है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ एंगस्ट्रॉम में, उसको लिख सकता हूँ 400। अच्छा, इसका यूं समझो, इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखेंगे, देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻9 अपॉन 10 है ना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो 10⁻9 किसके इक्वल है, 1 नैनोमीटर के इक्वल है, ठीक। तो 1 नैनोमीटर अपॉन, एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा 1 नैनोमीटर अपॉन 10, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे 400 एंगस्ट्रॉम है, तो सॉरी 400 नैनोमीटर, मेरे को उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, अगर 1 नैनोमीटर है तो 10 एंगस्ट्रॉम होगा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वन एंगस्ट्रॉम शुड बी इक्वल टू 10 नैनोमीटर्स, नहीं ये सही तो है। तो अगर मैं बोलता हूँ 400, ठीक है, ठीक है, अगर 400 नैनोमीटर है तो 400 नैनोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको बंद कर दिया। 400 नैनोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका यूनिट फैक्टर बना ले, यूनिट फैक्टर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 400 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर इंटू 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, ये कितना जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। आर वी क्लियर, सिंपल है ना, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इस तरीके से इनके बीच में भी बहुत सारे चेंजेस तुम कर सकते हो। हमारे लिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेवलेंथ होती है इसमें वो इसी ऑर्डर में आती है, ठीक है। ये तुम्हारा साइज जो होता है ये न्यूक्लियस का साइज आता है, इससे तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक। और ये तुम्हारा साइज ऑफ दी एटम होता है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बात करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ या न्यूक्लियस क्या है एटम के अंदर, ठीक है। ये चीजें हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पुल। हाउ मच टाइम हैज ऑलरेडी गॉन, ओ भैया सिर्फ इसी समझाने में 54 मिनट्स हो गए, वाह। तो आज देखते हैं एटलीस्ट थॉमसन मॉडल की बात कर लेते हैं यार, तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। इसी में लास्ट पोर्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर तुम देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है -G m1m2/r², ठीक है। सेम अगर तुम दो बॉडीज को m1 और m2 रख दो तो अलोंग दिस लाइन तुम्हारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फोर्स होगा वो -G m1m2/r², जो हमारे लिए काम का है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। इतना तुम्हें याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg/h, ठीक है, परफेक्ट। ये तुम्हें याद रखना है इस पर्टिकुलर पार्ट में। और एक लास्ट चीज और है, दैट लास्ट थिंग इज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। आई होप कि तुम लोग ये भूले नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशन। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। इट नीड्स टू बी मोर क्रिस्प, ठीक है जी। चलो, ये तीनों के बारे में तुमने सुना होगा शायद, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गामा, अल्फा एंड बीटा रेज कहते हैं इसको, ठीक है। इनके बारे में तुमने सुना होगा। तो गामा रेज क्या होती है, जब तुमने देखा था कि यहां पर ठीक है, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पे ZNS का स्क्रीन लगाया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कैथोड रे में एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने, यहाँ पे ZNS लगाया था और इधर क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक से टकराए तो इनके टकराने से देयर वाज सम काइंड ऑफ अ रेडिएशन व्हिच केम आउट व्हिच वाज कॉल्ड एक्स रेज, ठीक है। तो एक्स रेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, है ना, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर मैं अल्फा वाले के बारे में बताऊंगा और फिर मैं बीटा वाले के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट लिखो, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद
high speed electrons collide with heavy dense atoms of metal anode जैसे यहाँ पे देखो ये मेटल एनोड रहेगा, मेटल से बना हुआ, चाहिए होगा जिससे भी टकराएंगे ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, दे विल प्रोड्यूस एक्स-रेज। सेकंड लिखो, द एक्स-रेज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, द एक्स-रेज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, तो बेसिकली दे आर वेव्स, ठीक है, या ये लिख सकते हो एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो वेव्स हैं तो उनका वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ये दोनों होगी, ये तुमने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। सिंस एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, then they must have wavelength and corresponding frequency, lambda and न्यू। जहां वेवलेंथ लिखोगे वहां ब्रैकेट में लैम्डा लिख लेना, जहां फ्रीक्वेंसी लिखोगे वहां न्यू लिख लेना। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, तो लिख लो द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, frequency is very high and energy of these rays is very high, ठीक है। सेकंड या थर्ड पॉइंट लिखना, बेसिकली इसमें लिखना कि they have high penetrating power through matter, and hence can penetrate through metal or other things, इसी पॉइंट में लिखा these are used to study the interior of things या objects, ठीक है ना। एक्सरे करवाया होगा, हड्डी टूटी होगी, पाँव टूटा होगा उस वक्त, तो एक्सरे स्किन के अंदर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर देखने काम आता है। इसके ब्रैकेट में लिख लेना they have 1000 times higher penetrating power than alpha particles, they have 1000 times more penetrating power than alpha particles, ठीक। लास्ट लिखना they are not deflected by electric field or either electric field or magnetic field or both, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, they are not deflected by either electric field or magnetic field or both, that means they are neutral, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो these are some of the properties of gamma particles, ठीक है। और लास्ट में दो लिख लो, नेक्स्ट लिखना अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या लिखेंगे। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है, ये मैंने कल भी बताया था कि हीलियम का एक एटम से तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, ठीक है, तो क्या होगा, डाई पॉजिटिव हीलियम एटम, तो लिखो अल्फा पार्टिकल्स आर हाई स्पीड डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, अल्फा पार्टिकल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4He2, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो इसके पास 2E चार्ज है और 4 AMU मास है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इसके ऊपर क्या चीज है ना, इसके पास क्या है, ठीक। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 2E चार्ज को मैं लिख सकता हूं Q अल्फा और इसको लिख सकता हूं मैं M अल्फा, ठीक है। और इसको एक चीज और लिखनी है कि इसमें 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के दोनों निकल जाते हैं। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में लिखो, it has low penetrating power owing to its heavier mass, और लास्ट लिखना consists of physical matters hence should not be called rays, essentially अल्फा रेज भी बोला जाता है कहीं पे, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स लिखो, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बस मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड से। लिखो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद हाई पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर इज 100 times as much as those of alpha particles, that's it. Now we can talk about atomic number and mass number। मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, ये हमेशा एलिमेंट के लिए होता है, किसी एटम के लिए नहीं, ठीक है। मान लो उसका सिंबल है S और यहाँ पे हम लिखते हैं A और यहाँ पे लिखते हैं हम Z, ये तुमने अपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, इस तरीके से कुछ लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
और क्योंकि ये हम बात पहले कर चुके हैं, क्योंकि एटम इज न्यूट्रल एंड चार्ज ऑन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही करो, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो अगर कहीं पे तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर दिया है किसी एलिमेंट का, तो उसका मतलब ये हुआ, जैसे 10 फॉर एग्जांपल एज एन एटॉमिक नंबर, उसका मतलब हुआ 10 उसमें प्रोटॉन है और 10 उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ, हालांकि ये जो चीज है, दिस इज नॉट फॉलोड इफ इट इज एन आयन। ठीक है, एलिमेंट, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली उसके एटम की बात करते हैं, उसके आयन की बात नहीं करते। बट अगेन, अगर कहीं पे जैसे मान लो Cl या F माइनस आयन दिया है, F माइनस, F का कितना होता है 9, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 हो गए। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 9 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। कूल। एटॉमिक नंबर जो होता है, दैट इज, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा, सॉरी एटॉमिक नंबर क्यों बोलता है, उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर के लेक्चर्स में कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। हालांकि वी आर गोइंग टू प्रूव दैट न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द रदरफोर्ड मॉडल, है ना, लेकिन हम ये बात थोड़ी बहुत पहले से जानते ही हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो दिस इज योर एटॉमिक, सॉरी मास नंबर। ठीक, अगर मैं लिखता हूँ A माइनस Z, व्हाट विल दैट बी इक्वल टू? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, एक चीज और है जो तुमने ऑब्जर्व करी होगी, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये कहाँ लिखा होता है? ये यूजुअली इसके नीचे लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, अगर तुम देखो एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वन एटम। ठीक है, और मास ऑफ वन एटम क्या हुआ? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, या ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास, यही कर लो, पहले इस तरीके से लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स। भाई एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। कल तुमने देखा था 0.00055 EMU था एक इलेक्ट्रॉन का मास, और एक प्रोटॉन का मास जो था वो था 1.007 EMU। ठीक है, और इसका कितना था? 1.008 EMU। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका मास बहुत ही कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मोस्टली जो मास होता है किसी भी एटम का, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन मतलब Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? ये, प्लस A माइनस Z इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू योर एटॉमिक मास। ठीक है, और तुम देख रहे हो कि Z जो भी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन 1 AMU। ठीक है, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मास नंबर एज अ वैल्यू। ठीक है, मास नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, डज नॉट रिप्रेजेंट मास। मास नंबर मास को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक डिफरेंस एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच में, ये दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। एंड एटॉमिक मास क्या हो सकता है? मास कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है, बट दिस विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर, मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, एटॉमिक मास होल नंबर कभी कभी हो सकता हो, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? सिंपल है। इसमें कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द न्यूक्लियॉन्स ओनली, मैं बता चुका हूं। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं इस चीज को। ओके, एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। इसमें मान लो तुम्हारे पास बोरॉन है, सल्फर है, Cl माइनस आयन है और Na प्लस आयन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं उसका
मास नंबर देता हूँ, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर देता हूँ, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ कुछ बोलूंगा तुमको कि तुम इससे डिराइव करो। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 है, इसमें 6 है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 6 है। सल्फर के केस में ये 32 है और ये 16 है। Cl माइनस के केस में ये 35 है और ये 17 है, और Na प्लस के केस में ये 10 है और ये 12 है। ठीक है जी। अगर मैं ऐसे कोई तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ तो तुम क्या करोगे? देखो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये क्या है? एटम है। एटम में बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 5 ही होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है तो Z भी 5 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ रहा है? 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट्स मास नंबर विच इज 11। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो सल्फर में ये 32 है, ये 16 है, तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। ये कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 माइनस Z, A माइनस Z इक्वल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस विल कम आउट टू बी 16। ठीक, अब इसमें देखते हैं Cl माइनस में अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा, लेकिन क्या है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए था आइडियली, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज ऑलरेडी है, तो वी विल, ये आयन्स तुमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि क्या है। अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, क्योंकि आयन्स इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से बनते हैं, उसमें प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कटायन बनेगा पॉजिटिव आयन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव आयन बनेगा अनायन। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आयन है तो जो 17 आने चाहिए थे Cl के एटम में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। 17 और ये 35 कितना हो गया? यहाँ पे ये 18 आएगा। ठीक है जी, ये माइनस Z सिंपल है। Na प्लस में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 10 हैं। एक्चुअल एटम में कितने रहे होंगे? क्योंकि एक लूज कह रहा है इसने, एक्चुअल एटम में 11 रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 थे तो प्रोटॉन्स भी 11 रहे होंगे, इसका Z भी 11 रहा होगा। और Na प्लस की बात हो रही है, तो Na प्लस का मतलब हुआ, सॉरी Na प्लस, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा आयन का तो नहीं होता, एटम का, Na का, वो कितना होगा? 11 और 12 कितना होगा? 23। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज।